विद्यार्थियों, पाठ संख्या 1 गद्यखंड वासुदेव शरण अग्रवाल। जीवन परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बाल्यकाल जो बचपन बीता वो लखनऊ में ही व्यतीत हुआ और लखनऊ में ही इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। शुरुआती शिक्षा जो होती है लखनऊ से ही हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पाणिनकालीन भारत शोध प्रबंध पर इनको पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया गया। डॉक्टरेट की उपाधि बेटा इन्होंने पाणिनकालीन भारत पर प्राप्त किया था। यहीं से इन्होंने डीलिट की डिग्री प्राप्त की। इन्होंने पाली भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया और इन क्षेत्रों में वासुदेव शरण अग्रवाल जी उच्च कोटि के विद्वान माने जाने लगे। और इसी समय के चलते चलाते हिंदी के इन प्रकांड विद्वान को सन 1967 ईस्वी में नियति ने हमसे छीन लिया, अर्थात इनका स्वर्गवास हो गया। इस 1967 और 1904 के बीच में डॉक्टर अग्रवाल साहब ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। और उनकी रचनाएं हैं जैसे पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, वागधारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। जिस विषय में रिसर्च किया था, शोध किया था वासुदेव शरण अग्रवाल ने, वो शोध विषय है उनका पाणिनकालीन भारत। कुछ ग्रंथों का वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने संपादन किया, जैसे जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। इनके अलावा भी इन्होंने पाली, प्राकृत, संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन किया। डॉक्टर अग्रवाल एक खोजी विद्वान थे, अन्वेषक माने खोजी बेटा, तथा इनकी भाषा शैली में उत्कृष्ट पांडित्य, विद्वता के दर्शन होते हैं। व्यक्ति की भाषा, कार्यशैली, व्यक्ति का कार्य व्यवहार, उसके विद्वता के प्रतीक हैं। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है, जिसमें सुबोधता, स्पष्टता सर्वत्र दिखाई पड़ती है। सुनने वाले को जितनी आसानी से समझ में आ जाए, सु माने अच्छा, बोध माने ज्ञान प्राप्त हो जाए, स्पष्ट, तोता की तरह स्पष्ट बोलना, ये अग्रवाल जी के विशेषता थी। स्पष्ट बोलना,
बड़ी सरल भाषा में अपनी बात को कह देना। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का प्रयोग किया, जैसे आप हिंदी लैंग्वेज में पढ़ के आए हो, देशज विदेशज, जैसे अनगढ़ कोख, चिलकते आदि। इन शब्दों के प्रयोग से भाषा में सरलता और सुबोधता तो उत्पन्न ही हुई, साथ ही उसमें व्यवहारिक भाषा का जीवन सौष्ठव भी देखने को मिलता है। व्यवहारिक भाषा जो हम आपस में बोलते हैं, कार्य व्यवहार में प्रस्तुत करते हैं, वो व्यवहारिक भाषा। डॉक्टर अग्रवाल साहब ने प्रायः पुरातत्व, दर्शन आदि को अपने लेखन का विषय बनाया है। विषयों की गहनता और गंभीरता के कारण इनकी भाषा में कहीं कहीं अप्रचलित और क्लिष्ट शब्द भी आ गए हैं। जो शब्द बेटा प्रचलित हो जाते हैं वो आसानी से, जैसे हमारे रिक्शा चलाने वाला भी नहीं कुछ जानता है अंग्रेजी, लेकिन वो बोल बोल करके प्रचलित शब्दों का प्रयोग कर लेता है। कुछ मोहल्ले में महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं जिनको ज्ञान नहीं है, लेकिन सुन सुन करके वो प्रचलित शब्दों को ऐसा लगता है कि मानो ये जानकार हैं। अप्रचलित शब्द जो प्रचलन में न हो, क्लिष्ट कठोर शब्द भी आ गए हैं, किंतु डॉक्टर अग्रवाल साहब की भाषा का ऐसा रूप सभी स्थलों में नहीं देखने को मिलता है। जो लेखक की भाषा है उसमें उर्दू, अंग्रेजी आदि की शब्दावली, मुहावरी और लोकोक्तियों के प्रयोग प्रायः नहीं किया उन्होंने। जहाँ कहीं डॉक्टर साहब की भाषा में भाव प्रकाशन की अद्भुत क्षमता है। उनकी भाषा प्रौढ़ भाषा, संस्कृतनिष्ठ भाषा, प्रांजल भाषा में गंभीरता के साथ साथ सुबोधता और प्रवाह लालित्य विद्यमान है। डॉक्टर अग्रवाल साहब की भाषा में भाव प्रकाशन की अद्भुत क्षमता तो है ही, लेकिन उनकी भाषा प्रौढ़ संस्कृतनिष्ठ और प्रांजल भाषा में गंभीरता के साथ साथ सुबोधता, भाषा का प्रवाह बोलने का और लालित्य विद्यमान दिखाई पड़ता है। डॉक्टर अग्रवाल साहब की शैली जो थी, उनकी विद्वता, उनके व्यक्तित्व की सहज अभिव्यक्ति हुई है बड़े सामान्य रूप से। इन्होंने प्रायः गंभीर और चिंतनपूर्ण विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है। इनकी जो शैली है विचार प्रधान शैली है। जो पुरातात्विक खोज है उस खोज से संबंधित रचनाओं में डॉक्टर अग्रवाल साहब ने गवेषणात्मक शैली को विशेषता अपनाया है। ज़्यादातर गवेषणात्मक शैली जो अन्वेषण के विषय हैं। कहीं कहीं बोलने में वाक्य उनके लंबे हैं और कहीं अप्रचलित क्लिष्ट शब्दावली के प्रयोग में बदलाव भी आ गया। कठिन और अस्पष्ट प्रसंगों को सरलतापूर्वक स्पष्ट करने के लिए डॉक्टर अग्रवाल साहब ने व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। कोई भी बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो उसकी आसानी से व्याख्या करना। जो जायसीकृत पद्मावत की टीका डॉक्टर अग्रवाल साहब ने की, वो व्याख्यात्मक शैली में किया।
अपनी बात को पुष्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए प्रायः डॉक्टर अग्रवाल साहब उद्धरण शैली का प्रयोग किया करते थे। भाषा की जो शैलियाँ हैं, कहने की जो शैली, कभी कभी भावावेश में संस्कृत के उद्धरण भी देने लगते थे, क्योंकि ज्ञान था। पीछे के पेज पर आपने ध्यान दिया होगा कि इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृत का पूरा तत्व अध्ययन किया था, गहन अध्ययन किया था। तो संस्कृत के भी शब्दों का प्रयोग करने लगते थे, जैसे माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, पृथ्वी हमारी माँ है और हम पृथ्वी के पुत्र हैं। जो बोलने की शैली थी, बड़ा ही सरल, तंभाव ओज, भाषा में मधुरता और प्रसाद, ये तीनों गुण इनकी शैली में विद्यमान दिखाई पड़ते हैं। इनकी शैली में विद्वता, भावात्मकता और कवित्व का अनोखा संगम, संगम माने होता है बेटा मिलना, मिलान दिखाई पड़ता है। पुरातत्व के विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी ने हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में अपनी ख्याति फैलाई, प्रसिद्ध हैं। जो इनका खोज का विषय था, इनकी समता माने बराबरी कर पाना बहुत कठिन है, अत्यंत कठिन है। इन्होंने एक विद्वान, टीकाकार एवं साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में भी इनको जाना जाता है। अपनी विवेचन पद्धति की मौलिकता, जो व्यक्तिगत जीवन है एवं विचारशीलता के कारण डॉक्टर अग्रवाल साहब सदैव स्मरणीय रहेंगे, याद रहेंगे। शीर्षक इनका है आपके पाठ्यक्रम में राष्ट्र का स्वरूप। जीवन परिचय बेटा आप लोगों का 5 नंबर का है। पाठ्यक्रम विभाजन के अनुसार, नहीं पहले 4 नंबर का रहता था। इसका मूल्यांकन 5 नंबर में किया जाता है। इसमें डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय, साहित्य में स्थान, जीवन परिचय, इतना लिखना है। संक्षिप्त रचनाएं, जैसे जन्म 1904 में हुआ, एमए पीएचडी इन्होंने डिग्री डीलेट की उपाधि प्राप्त की। 1967 में जो उनका देहावसान भी हो गया। अब ये जीवन परिचय हेडिंग हो गई आपकी। इसके बाद दूसरी हेडिंग आती है साहित्यिक परिचय। ये लिखने के लिए है कॉपी में, विद्यार्थियों ध्यान दीजिए। पाठ संख्या 1 डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय में जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या इनकी शिक्षा रही और कब इनका देहावसान हुआ।
ये जीवन परिचय में आता है। दूसरी हेडिंग है साहित्यिक परिचय। साहित्य के विषय में जानकारी देना है, लिखना है अपनी कॉपी में। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के ज्ञाता थे। इस विषय में इन्होंने गहन अध्ययन किया। उन्होंने जायसी के पद्मावत, रानी पद्मावती के नक्शिक वर्णन, बाणभट्ट के हर्षचरित, प्राचीन महापुरुषों के विषय में श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से चित्रण प्रस्तुत किए हैं। रचनाएं ऐसे इसी प्रकार डालते जाएंगे जैसे आपके निबंध संग्रह है, शोध है, संपादन है, लिख देंगे। भाषा शैली, भाषा शैली में आता है तो भाषा शैली में देखो आपने डॉक्टर अग्रवाल साहब की पढ़ी कि इनकी शैली, डॉक्टर अग्रवाल साहब ने शैलियों में ओज, माधुर्य और प्रसाद तीनों गुणों का समावेश किया। कुशल संपादक के रूप में, साहित्यकार के रूप में डॉक्टर वासुदेव शरण जी याद किए जाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि देखो अगले व्यक्ति की भाषा कितनी सरल है, इतना सब ज्ञान होने के बाद बड़ी सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से बेटा आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं और साहित्य में स्थान। जीवन परिचय यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पहली हेडिंग, दूसरी साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में इनकी भाषा पाली से लेकर के और विद्वान जाने जाने लगे, ये साहित्यिक परिचय के अंतर्गत है। रचनाओं में निबंध, ये शोध, संपादन। अब अगला शीर्षक है आपका जो आपके पाठ्यक्रम में है, राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र के स्वरूप के अंतर्गत डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का एक निबंध संग्रह है, पृथ्वी पुत्र। पहले निबंध संग्रह में ये दिया गया है। उसी निबंध संग्रह के अंतर्गत लेखक ने राष्ट्र के स्वरूप को 3 बिंदुओं से निर्मित माना है। पहला बिंदु है पृथ्वी, दूसरा बिंदु है जन और तीसरा बिंदु है संस्कृति। इन्हीं तत्वों से राष्ट्र का स्वरूप निर्मित है। राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए आवश्यक है कि माता पुत्र का यह संबंध बहुत पवित्र है, मजबूत के साथ साथ पवित्र भी है। जिस प्रकार से माँ अपने समस्त पुत्रों से समान भाव से प्रेम करती है, उसी प्रकार से इस पृथ्वी में रहने वाले सभी मनुष्य एक समान हैं। ये पहला बिंदु है पृथ्वी। दूसरा बिंदु है मनुष्य, जन, सब एक समान है। पृथ्वी माँ और पुत्र माने जन। संस्कृत के विषय में भी लेखक ने अत्यंत मार्मिक विचार प्रस्तुत किए हैं। संस्कृति की उन्नति से, संस्कृति क्या है? सभ्यता। संस्कृत भाषा है। सम उपसर्ग कृ धातु रक्ता प्रत्यय के योग से बना हुआ है संस्कृत।
संस्कृति है हमारी सभ्यता। संस्कृति की उन्नति से ही राष्ट्र का विकास निश्चित है। आप खूब डिग्री ले लो, सभ्यता नाम की चीज ना हो तो बिना सींग पूछ के हम लोग पशु हैं। अतः हमें प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करना चाहिए, तभी राष्ट्र की उन्नति संभव है। पृथ्वी क्या है? हमारी माता है। जब हम जगते हैं पृथ्वी माँ के पैर छूते। क्यों छूते? न छुए। लेकिन जब हमारे अंदर संस्कृति की उन्नति होगी तो जरूर छुएंगे, क्योंकि पृथ्वी को हम माँ कहते हैं। इसके द्वारा प्रदान किए गए पृथ्वी से जो हम अन्न लेते हैं, जल लेते हैं, इससे हमारा जीवन का भरण पोषण होता है, जिससे हमारा इस धरती पर अस्तित्व है। इस धरती माता में के गर्भ में अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, जिससे हमारे आर्थिक व्यवस्था चलती है, आर्थिक विकास होता है, भविष्य में भी विकास होगा। पृथ्वी और आकाश के बीच में जो अनंत सामग्री भरी हुई है, पृथ्वी के चारों ओर फैले गंभीर सागर में जलचर असंख्य रत्न राशियां भरी हुई हैं। जिससे हमारी राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत और विकसित होने में सहायता मिल जाए। दूसरा, जन माने मनुष्य। राष्ट्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है जन। ऊपर के एक पंक्ति में लिख दिया डॉक्टर अग्रवाल साहब ने, संस्कृत के उदाहरण देते हुए, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः नमो मात्रे पृथिव्यै, नमो मात्रे पृथिव्यै। यहाँ लेखक के कहने का आशय यह है कि पृथ्वी या भूमि तब तक हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है जब तक इस भूमि पर रहने वाले मनुष्यों को भूमि से जोड़ करके नहीं देखा जाए। पृथ्वी हम मनुष्यों की माता है। इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने मनुष्य हैं सब पृथ्वी माँ की संतान है। तीसरा जो बिंदु लिखा, संस्कृति। संस्कृति सभ्यता। मनुष्य का जीवन तो जीवों की तरह हो गया, लेकिन मनुष्य का चरित्र एवं श्वास प्रश्वास का परिचय हमारी संस्कृति है। हर गति में, हर श्वास की गति में हमारी संस्कृति दिखाई पड़े। संस्कृति ही मनुष्य का मस्तिष्क है, जिससे हमारे विचारों का जन्म होता है। बेटा, जन्म यहीं से होता है। चोरी करना है तो सबसे पहले, चोरी करने से पहले हमारे मन में विचार उत्पन्न होगा, कैसे करें। पढ़ने जाना है तो पहले हमारे विचार उत्पन्न हुए, अध्ययन करना है, सब शुरुआत सब यहीं से होती है, मस्तिष्क से ही। तो सभ्यता हमारा श्वास प्रश्वास का परिचय देती है। संस्कृति ही मस्तिष्क से। यदि इतना सिस्टम हमारा ये हट जाए तो क्या करेंगे हमारे हाथ पैर। कितनी समय चलना है, कितनी समय पकड़ना है, कितनी समय क्या करना है, कोई है संचालन करने वाला। जन ही, जन का जो मस्तिष्क है वो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, जहाँ से विचार उत्पन्न होते हैं अच्छे और बुरे। आपस में पारस्परिक प्रेम का भाव
आपस में समन्वय की भावना से संबंधित विचार हमारे मस्तिष्क से ही उत्पन्न होते हैं। बालकों, छात्रों, तुम जितने ऊपर तक अध्ययन करते चले जाओ, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर तुम्हारी श्वास प्रश्वास पर, तुम्हारे कार्य व्यवहार पर सभ्यता नहीं दिख रही है तो राष्ट्र की वृद्धि असंभव और तुम्हारे जीवन की वृद्धि भी असंभव। राष्ट्र की वृद्धि तभी संभव है जब संस्कृत के विकास एवं उन्नति से ही हमारे राष्ट्र की वृद्धि संभव है। जो हमारे पूर्वजों ने रीति रिवाज बनाए हैं उनको हम बोझ न समझें, सहर्ष स्वीकार करें। वही हमारे भविष्य की उन्नति का आधार बना करके ही राष्ट्र का विकास हो सकता है। लेकिन युवा पीढ़ी जो हमारे पूर्वजों ने परंपराओं को बनाया है, रीति रिवाजों को बनाया है, उन्हें बोझ समझती है और जब पतन की ओर जाते हैं तब उन बुजुर्गों को हम याद करते हैं जिन्होंने परंपराएं, रीति रिवाजों को हमारी उन्नति के लिए बनाया है। इस प्रकार से लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल ने बेटा राष्ट्र के स्वरूप का, राष्ट्र का विकास कैसे संभव है, इस शीर्षक में प्रस्तुत किया है। भूमि, जन और संस्कृत 3 अंगों के माध्यम से। यहीं पर आज का अध्यापन कार्य विराम लेता है। विद्यार्थियों, गृह कार्य में पाठ संख्या 1 वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय लिखना है। शीर्षक आपका अगली क्लास पर शुरू किया जाएगा। शीर्षक का जो आशय है वो सूक्ष्म रूप से प्रस्तुत किया गया। हाँ विद्यार्थियों, समय यदि मिलता है तो जिन छात्रों के पास किसी माध्यम से पुस्तक यदि उपलब्ध हों अपने सीनियरों से, तो राष्ट्र के स्वरूप का अध्ययन करें। नहीं तो जीवन परिचय तो गृह कार्य में करना ही करना है। शीर्षक अगली कक्षा में मिलेगा।